हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे जो आपका फ्रेंड्स बायोलॉजी जो आपका डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन 5 रहेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 11। हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में सीबीएसई क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बायोलॉजी सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स आपको चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस आपके आते आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें बायोलॉजी सेक्शन आपका आता है साइंस में। और बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 11 नेचर ट्रेजर, यानी कि प्रकृति के द्वारा हमको कौन कौन से खजाने मिले जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा, जिसमें सीटेड, यूपीटेड, केवीएस, नवोदय, DSSS और टीजीटी साइंस में साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन कवर हो जाएगा। और आपका जो साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन रहता है, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चन आपका बनता है एनसीईआरटी कंटेंट से। जिस इस वीडियो सेशन की हेल्प से आपको एनसीईआरटी के जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। जिसमें आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन 5 है, जिसमें आपको एनसीईआरटी और भी आपको मजा आएगा पढ़ने में, और भी मज़ेदार भी हो जाएगी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जिसमें आपके एनसीईआरटी कंटेंट आपको गिवन है। और एनसीईआरटी के कंटेंट इस वीडियो सेशन की हेल्प से आपके एनसीईआरटी को पढ़ने में और भी मज़ेदार लगेगी, और एनसीईआरटी कंटेंट को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे आपके जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं एनसीईआरटी बेस्ड आपके कंटेंट से। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और फ्रेंड्स, यहाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग सीटेड वो ncrt.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी टेलीग्राम चैनल से भी आपको यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर, यानी कि प्रकृति के द्वारा आपके खजाने। इसमें आप लोग पढ़ोगे कि जो हमें प्रकृति से हमें कौन कौन से खजाने मिले हैं, जैसे आपका एयर, वाटर एंड अदर नेचर रिसोर्सेस। जिसमें जो आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं टीचिंग एग्जामिन साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में बायोलॉजी पोर्शन से चैप्टर जो आपका लेसन 11 है नेचर ट्रेजर, प्रकृति के खजाने। ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। फ्रेंड्स, आपका जो साइंस का लेसन है, लेसन 11 नेचर्स ट्रेजर, यानी कि प्रकृति के खजाने, यानी कि हमें एनवायरनमेंट से कौन कौन से जो खजाने, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें प्रकृति से हमको मिलती हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अच्छे जीवन के लिए, हमारे अच्छे जीवन को जीने के लिए ये आवश्यक चीजें हैं जो हम लोग इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जनरल एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय दिया गया एक चैप्टर का आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया। द प्योर एयर इज रिफ्रेशिंग एंड द सॉइल इज सो फर्टाइल दैट इट सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ द लिविंग बींग्स। शुद्ध हवा ताजगीदायक और मिट्टी इतनी उपजाऊ है
यह विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। इसके अलावा इस स्थान पर भरपूर धूप आती है जो कई मायनों में उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के पेड़ विभिन्न पक्षियों और कीड़ों सहित जानवरों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। हमें जीवित रहने तथा अपने जीवन की आरामदायक बनाने के लिए इन खजानों की आवश्यकता होती है। प्रकृति के इन खजानों के बिना पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। हम सभी प्रकृति का एक हिस्सा है। ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन लेसन 11 का नेचर्स ट्रेजर, यानी कि प्रकृति के खजाने जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, जिसके बिना हम लोग प्रकृति के इन खजानों के बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है और हम सभी प्रकृति का एक हिस्सा है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है एयर यानी कि वायु यानी कि हवा। जो आपकी एयर है परफॉर्मिंग सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जो आपकी वायु है, वायु कुछ श्वास व्यायाम करने के लिए भी एयर की आवश्यकता होती है। और हम जो हवा सांस के साथ अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। हमारे शरीर जो हमारे शरीर को अपना कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम लंबे समय तक अपनी सांस रोकते हैं तो शरीर अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इसी प्रकार हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसी तरह अधिकांश जीवित प्राणियों को भी जीवित रहने के लिए आप ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अब आपका था एयर विद सराउंडिंग द अर्थ इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी कि जो आपकी अर्थ के चारों ओर जो वायु है उसमें कई तरीके की गैसों का मिश्रण है। क्या आप जानते हैं? एयर कंटेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटी। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें अल्प मात्रा में होती हैं, जैसा आपको फिगर 11.1 में आपको दिया गया है। एनसीईआरटी में एक फिगर 11.1 आपका एक फिगर है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा लिखी, ऑक्सीजन कितना होता है और आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस कितनी कितनी होती है, कितने परसेंटेज आपकी एयर में प्रेजेंट होती है। जो आपकी नाइट्रोजन है 78% आपकी प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन जो है आपके 21% प्रेजेंट होती है और 1% आपकी कार्बन आर्गन और अदर गैसेस का एक मिक्सचर होता है। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर। हम भोजन या पानी के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट इन 100। जो आपका परसेंटेज है वो 100% में आपको दिया गया है। जितने भी गैसेस के जितने भी परसेंटेज आपको दिए गए हैं वो आपकी 100% में, या आपकी तो जितनी भी आपकी गैसेस हैं ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आपकी एयर में नाइट्रोजन कितने परसेंटेज अवेलेबल है और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज अवेलेबल है और आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस कितनी आपकी है एयर में। नेक्स्ट अब आपका है द प्रेजेंस ऑफ एयर विद व्हेन द लीफ ऑफ अ ट्री रसल द क्लोथ हैंगिंग। जब पेड़ की पत्तियां सरसराती हैं, कपड़ों की रस्सी पर टंगे कपड़े हिलते हैं और खुली किताबों के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं, तो वह हवा की उपस्थिति में होते हैं। अ फैन इज स्विच ऑन। जब हम लोग पंखा चालू करते हैं उससे हमें हमें क्या मिलती है? हवा। मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। चलती हवा को हम क्या कहते हैं? पवन। क्या कहते हैं? पवन। कभी कभी यह तेज बहती, उदाहरण के लिए तूफान के दौरान, और कभी कभी यह हवा की तरह धीरे धीरे बहती है। यह हवा ही है जो फिरकी को घुमाती है। और फिरकी क्या होती है? यह हवा ही है जो फिरकी को घुमाती है। पवन चक्की की कार्य प्रणाली खिड़की की तरह होती है, जैसा आप लोग इस फिगर में आप लोग देख सकते हो। फिगर 11.2 आप लोगों ने बचपन में खिड़की बहुत ही आप लोगों ने बनाई होगी स्कूल टाइम में। और ये आपका है विंड मिल यानी कि पवन चक्की। पवन चक्की, पवन चक्कियों का उपयोग आटा चक्की चलाने, कुएं से पानी खींचने या बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। भारत में कई पवन चक्की फार्म है। पवन चक्की फार्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बड़ी संख्या में पवन चक्कियाँ होती हैं जो बिजली पैदा करने के लिए हवा की ऊर्जा का उपयोग करती हैं, जैसा आपको फिगर 11.3 में आपको दिया गया है विंड मिल फार्म का एक डायग्राम। हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। पानी भी हमारे लिए जरूरत जरूरत और कीमती है। जब आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलता तो आपको कैसा लगता है? एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब आपकी वायु है, वायु हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और पानी भी हमारे लिए आवश्यक है और कीमती भी है। एक आपका फ्रेंड्स बॉक्स दिया गया आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है मुखंदल विंड फार्म। एक आपका तमिलनाडु में मुपंडल पवन फार्म है, जो राजस्थान में जैसलमेर पवन पार्क और महाराष्ट्र में ब्राह्मणवेल पवन पार्क हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फार्म है। हमारे देश में अन्य पवन चक्की फार्मों के बारे में और भी आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका है वाटर, पानी, जल। जो आपका जल है या पानी, जल एक पदार्थ है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक रासायनिक तत्वों से बना है तथा गैसीय, तरल और ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। वे बगीचों में सब्जियों और औषधीय जड़ी बूटियों जैसे पौधों को पानी देने में भी उनकी मदद करते हैं। पौधों को पानी कैसे दें ताकि वह बूंद का उपयोग करके और कोई भी बूंद व्यर्थ ना जाए। हमें पीने, खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने और सफाई जैसे कई दैनिक कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग फसल उगाने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। आपका जो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, तो इसे व्यर्थ ना जाए और पानी को आप बचाइए। वाटर कवर अबाउट द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी की जो सतह है, सतह का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अधिकांश पानी महासागरों, समुद्रों में पाया जाता है। हालांकि यह पानी खारा या नमकीन होता है। यह खारा पानी घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अधिकांश पानी महासागरों, हालांकि यह पानी खारा होता है। बर्फ और भूमिगत जल तथा पहुंच पाना मुश्किल है। तालाब, नदियों, झीलों, कुओं में मौजूद मीठे पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आसानी से उपलब्ध है और पानी बहुत ही अनमोल। नेक्स्ट अब आपका है कि जो आपका पानी है, हम पानी को हम लोग कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल हम लोग वाटर से कैसे अलग कर सकते हैं और वाटर को हम लोग पीने योग्य किस तरीके से बना सकते हैं। पानी की बर्बादी को कम करना, सबसे पहले तो उदाहरण के लिए उपयोग में न होने पर नल बंद करना और पानी के रिसाव को ठीक करना। जल पुनर्चक्रण और जल संचयन भी जल बचाने में मदद करता है। हमारे देश में असंख्य नदियां हैं जो झरनों और झीलों से धन्य है। क्या आपने कभी पानी की सतह पर तैरते प्लास्टिक या बैग और पेपर देखें? हम मीठे पानी को प्रदूषित करते हैं। स्रोतों में, जो आपका सोर्स है, स्रोतों में कचरा, अपशिष्ट पदार्थ फेंक कर उन्हें नष्ट करना। घरों और उद्योगों से निकलने वाला कचरा जब हमारे जल स्रोतों से डाला जाता है तो वह उन्हें प्रदूषित करता है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? यानी कि जल संचयन। क्या होता है जल संचयन? प्रदूषित जल जीवों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मीठे पानी के स्रोत सीमित होने के कारण भारत के कई हिस्सों में पानी की कमी होती जा रही है। कुछ स्थानों पर लोगों को पीने का पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सभी लोगों को पानी तक एक जैसी पहुंच नहीं है। हमारे लिए जल का संरक्षण ही करना तथा उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें इसे प्रदूषित होने से रोकना चाहिए ताकि जल सभी जीवों के उपभोग के लिए प्रयुक्त बना रहे। जल संचयन एक ऐसा प्रोसेस है, जल संचयन जल संरक्षण के तरीकों में से एक है। कई इमारतों में वर्षा जल को बाद में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जाता है और संग्रहित किया जाता है। इसे हम कहते हैं जल संचयन, वर्षा जल संचयन कहा जाता है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ बादल आए, यहाँ बरसात हुई, फिर इसके बाद ये आपका पाइप के द्वारा एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होता है। यहाँ पे आपका जो वाटर हार्वेस्टिंग जो पीने योग्य पानी होता है वो आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वेस्ट मटेरियल आपका अलग हो जाता है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया फॉर एग्जांपल स्टेप वे, जैसा आपको 11.4 में आपको दिया गया है बावड़ी की बावड़ी है, जिन्हें आमतौर पर राजस्थान में बावड़ी और गुजरात में वाव के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में पानी की कमी के जवाब में जल संचयन के लिए बनाई गई हैं और इन बावड़ियों में जल संचयन की अनूठी प्रणाली है। स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर बट आल्सो वाटर। ये न केवल वर्षा जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों, नदियों से रिसने वाले पानी को भी संग्रहित करती है और खाइयों, जमीन में खोदे गए लंबे या फिर गहरे होल होते हैं। ये दीवारें पत्थरों के ब्लॉक से बनी होती हैं जो पानी को रिसने देती हैं। अब आपके इलाके में कोई पारंपरिक जल संचयन पद्धति का पता लगाया, ये तो आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट अब आपके एनर्जी फ्रॉम द सन। हमें जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, हमें सन से यानी कि सूर्य से ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त होती है। हमें इसे सुखाने के लिए, किसी भी चीज को सुखाने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। जब
ताज़ी मिर्च जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जब हम लोग ताज़ी मिर्च है आपकी चिली, जब ताज़ी मिर्च उपलब्ध ना हो तो उसे हम सूखी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए कुछ दूँगा। ये तो एक आपकी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है। वी यूज़ हीट, हम किसका यूज़ करते हैं? हम सभी प्रयोजनों के लिए सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश का उपयोग करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश का उपयोग करेंगे। वे गाय को घास चरते हुए देखते हैं। वे कहते हैं कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन करने में मदद करता है। सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को गर्मी और रोशनी भी प्रदान करता है या उनकी ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। इन मैनी हाउस होल्ड, जैसा आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो सन है, सन अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह जो सन है बहुत जल्दी, आप लोगों ने अपने भारत के घर में देखा होगा कि कई लोग, आप लोग देखते हो कि भारत के कई घरों में सुबह सुबह सूर्य के प्रति आभार प्रकट करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया जाता है, ताकि जो सन है, सन हमें रोशनी और ऊर्जा प्रदान कर सके। नेक्स्ट अब आपका है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है और किस तरीके से वर्क करती है? सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा छतों पर, स्ट्रीट लाइटों के ऊपर या ट्रैफिक सिग्नल पर पैनल लगाए जाते हैं। सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, यानी कि सन एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सीधे तौर पर सौर कुकर में खाना पकाने या सौर वाटर हीटर में पानी गर्म करने के लिए भी किया जा सकता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन बनाते हैं। जानवर पौधे खाते हैं और बढ़ते हैं। हमें भोजन पौधों और जानवरों दोनों से मिलता है। पृथ्वी पर चक्र सूर्य के कारण संभव है, इसलिए इन सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में भी सूर्य पर निर्भर रहा जा सकता है। क्या पता सोलर एनर्जी। अब आपका है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल या वन। जितने भी आपके वन पक्षियों, कीड़ों सहित कई जंगली जानवरों के लिए प्राकृतिक घर है। वन उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। प्रकृति में प्रत्येक जानवर जीवित रहने के लिए अन्य जीवन रूपों पर निर्भर रहता है। जीवन रूपों में विविधता हर जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वन क्षेत्रों में कमी हुई है और मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर मानवीय गतिविधियों के कारण घट रही है। पेड़ों की कटाई, नए जंगल उगाने या खोए हुए जंगलों को बहाल करने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए, उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए, ताकि उन्हें पुनर्जीवित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। नेक्स्ट है वन महोत्सव। जो आपका फ्रेंड्स वन महोत्सव है, वन महोत्सव जुलाई के महीने में पूरे देश में मनाया जाता है। एक सप्ताह का कार्यक्रम या एक वन महोत्सव है, जिनके दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं और वन के सम्मान के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। हम इसे आयोजन का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना, और आप भी अपने समुदाय में वन महोत्सव की योजना आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका है एक बॉक्स दिया गया है, जिसमें चिपको मूवमेंट के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल में भारत में वनों का सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण करने की परंपरा रही है। आप जीवित जंगल में विविधता अध्याय में पवित्र उपवन के बारे में पहले ही जान चुके हैं। पेड़ों की कटाई को रोकने और इस तरह वनों के बचाने के लिए आम लोगों द्वारा कई प्रयास किए गए। ऐसा ही एक प्रयास प्रसिद्ध है तो चिपको मूवमेंट है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा में हुई थी। स्थानीय महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें घेर लिया और उनसे निपट गए। ये आपका था चिपको मूवमेंट। ड्यूरिंग द वॉक इन द फॉरेस्ट, ये आपके एक जनरल एक स्टोरी है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और उसे बहने से रोकती हैं। पेड़ों से गिरने वाले पत्ते सड़ जाते हैं और पर्यावरण को समृद्ध करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी, इस मिट्टी का उपयोग नए नए पौधों और पेड़ उगाने के लिए किया जाता है। प्रकृति में पुनर्चक्रण का एक उदाहरण है, यानी कि रिसाइकल है प्रकृति में। अगला है अब आपका सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स। मिट्टी, चट्टानें और खनिज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जीवित प्राणी उनकी विशेषताओं का खोज। पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी के कणों के बीच की जगह न केवल पर्याप्त हवा प्रदान करती है, बल्कि जड़ों को आसानी से बढ़ने के लिए भी जगह जगह प्रदान करती है। भूमि और सूर्य, मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़, पौधों की जड़ें और कुछ केंचुए भी देख सकते हैं, जो फार्मर्स क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। मिट्टी में रेत, कीड़े और
कृमि जैसी कई चीजें होती हैं, कई कई छोटे जीव ये हो सकते हैं जिन्हें अपनी नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, और नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि वे सड़ते अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए गए हैं। मिट्टी के नमूने अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग सामग्री भी हो सकती है। नेक्स्ट अब आपका है, मिट्टी का निर्माण सूरज, जल और जीवित जीवों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के विघटन टूटने से लंबे समय तक हजारों वर्षों में होता है। मिट्टी के विभिन्न प्रकार होते हैं। कुछ वन कुछ खास तरह से पौधों को उगाने के लिए अच्छे होते हैं, जबकि कुछ इमारतों के लिए ईंट बनाने के लिए अच्छे होते हैं। वनों में कई तरह की मिट्टी होती है। मिट्टी एक अनमोल खजाना है जो जैव विविधता को सहारा देती है। अपने आसपास चट्टानें देखी होंगी आपने, ज्यादातर चट्टानों का उपयोग घरों, इमारतों, मंदिरों, सड़कों, बांधों और टेबल टॉप के निर्माण में किया जाता है। स्लेट जैसी कुछ चट्टानों का उपयोग छत बनाने के लिए भी किया जाता है, और लैटेराइट का उपयोग ईंटों की तरह निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चट्टान जैसे ग्रेनाइट हो गया, बलुआ पत्थर और संगमरमर, मनुष्य हजारों सालों से चट्टानों का इस्तेमाल हाथ की कुल्हाड़ियों और तीर के सिरे जैसे औजार बनाने के लिए भी करता आ रहा है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, जितने भी हैं ये आपके रॉक्स बने हुए हैं, यानी चट्टानों से बने हुए हैं। अब आपका आता है रॉक, जो चट्टानों का उपयोग घरों और इमारतों के लिए भी किया जाता है। और कुछ ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर है। मनुष्य हजारों साल से चट्टानों का इस्तेमाल करता आ रहा है, जैसा आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में। मिनरल्स आर, जितने भी आपके मिनरल्स हैं वे खनिज जो बने होते हैं एल्युमिनियम, सोना, तांबा और लोहा जैसे महत्वपूर्ण धातुओं खनिजों से निकाली जाती हैं। खनिजों का उपयोग हवाई जहाज, कार, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य चीजों के लिए भी निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट अब आपका है, किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उनमें लगभग 1 दर्जन खनिज होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट आदि। चट्टानें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए इनका संरक्षण और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना महत्वपूर्ण है। चट्टानों और खनिजों को एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल का यूज हम लोग करते हैं, जिससे परिवहन के लिए जिन वाहनों का उपयोग किया जाता है। अब आपका है फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन। पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले दो ईंधन है पेट्रोल डीजल, और केरोसिन पेट्रोलियम में प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस और कोयले के साथ पेट्रोलियम की आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वे मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों और पौधों के अवशेषों से बनाए जाते हैं जो धरती के अंदर गहराई में दब गए हैं और पेट्रोलियम प्राकृतिक में परिवर्तित हो गए हैं। गैस और कोल है आपका, जो गैस और कोयला है, इन ईंधनों को बनने में लाखों साल लगते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग खाना पकाने और बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है, और आजकल इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में संपृक्त प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में किया जाता है। या पेट्रोल और डीजल की तुलना में सबसे अधिक स्वच्छ ईंधन है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह भारत में कई हिस्सों में पाया जाता है। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों का पता लगाएं और उन्हें भारत के मानचित्र पर। अब ये तो आपका एक जनरल एक्टिविटी है। जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल हैं, पहले खाना पकाने के लिए कोयले, लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता था, ईंधन के रूप में किया जाता था। आजकल कम प्रदूषण प्राकृतिक गैस और सरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी ने धीरे धीरे इन घरेलू ईंधनों की जगह ले ली, जैसा आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका फॉसिल फ्यूल आर फाउंड इन द लिमिटेड क्वांटिटी। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में पाया जाता है, इसलिए या हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग इस उसी प्रकार करते रहेंगे जिस प्रकार हम वर्तमान में करते हैं। वे तो शीघ्र ही ये समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें इन्हें बचाने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। परिवहन और घरेलू ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण होता है। आइए जानते हैं जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में अपना योगदान दें। निकटवर्ती स्थानों पर पैदल या साइकिल से जाएं। किताब के जनरल है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादातर आप लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। नेक्स्ट अब आपका नेचुरल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय संसाधन क्या है। प्रकृति के खजाने हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं। वे हमारे लिए
जरूरी संसाधन पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों को बनाए रखने। उदाहरण के लिए हमें सूर्य से गर्मी और प्रकाश मिलता है, जो नदियों से पानी और पौधों जानवरों से भोजन मिलता है। प्रकृति से मिलने वाली ये संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हम अपने लिए कई उपयोग की चीजें बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का एम.के. गांधी के द्वारा कहा गया है कि पृथ्वी हर व्यक्ति को जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, जो लोग लालच को पूरा करने के लिए नहीं। नेक्स्ट अब आपका है जो जो हमने कीवर्ड हम लोगों ने डिस्कस किए और जो जो कीवर्ड आपके इस चैप्टर में आए, इस लेसन में आए: एयर, पेट्रोलियम, कोल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल, रॉक, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सॉइल, नेचुरल गैस, सन, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम लोगों ने ये टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए इस लेसन में। नेक्स्ट अब आपका एक कंक्लूजन है, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन किया। हम लोगों ने डिस्कस किया रिसोर्सेज के बारे में, क्या क्या रिसोर्स हैं, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं: एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम द सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। और आपके नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं। और जितने भी मनुष्य सहित सभी जीव अपने अस्तित्व के प्राकृतिक संसाधनों का निर्भर है, इसलिए हमें उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का जो चैप्टर है, लेसन 11 फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया लेसन 11 नेचर ट्रेजर्स, यानी कि प्रकृति के खजाने चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा यह वीडियो सेशन, और उनकी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी भी आपकी अच्छी तरीके से हो सकती है, आपके और आपके फ्रेंड्स की। और फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौशल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके या तो टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन से कोई भी डाउट है, रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट पूरा कर सकते हैं, कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कौशल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन में, और इसी तरीके से हम लोग आपके लिए टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसी तरीके की वीडियो सेशन आप तक लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।